कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कैसे ऑस्मो रेगुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा मैंने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस करवा दिया है, लेकिन असल हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अगर हम एनिमल्स की कैटेगरीज बनाएं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, तो हम 3 कैटेगरी, वैसे तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो 2 किस्म के इन्वायरमेंट हैं, 2 किस्म के हैबिटेट हैं, आप कह सकते हैं एनिमल्स के हवाले से। नंबर 1 हम कह देंगे कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये जो हैबिटेट बनेगा ये ट्रेस्ट्रियल हैबिटेट बन जाएगा, यानी कि ऐसा हैबिटेट जिसमें एनिमल्स लैंड के ऊपर मौजूद होंगे, जिस तरह हम खुद हैं, हम ट्रेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। सेकंड कैटेगरी की बात करूं तो ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस इन्वायरमेंट को, इस हैबिटेट को हम इक्वेटिक हैबिटेट का नाम देते हैं। तो इक्वेटिक हैबिटेट के आगे फर्दर हम 2 कैटेगरीज बना देते हैं। नंबर 1 इक्वेटिक हैबिटेट फ्रेश वाटर हो सकता है, यानी कि हाइपोटोनिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिवर की बात कर लें आप, स्ट्रीम्स की बात कर लें आप, लेक्स की बात कर लें आप, पॉन्ड की बात कर लें, ये सारा का सारा फ्रेश वाटर है। इसके साथ सेकंड कैटेगरी अगर मैं इक्वेटिक हैबिटेट की बनाऊँ तो दैट इज़ मेरीन इन्वायरमेंट, यानी कि जो समुद्री पानी है जिसमें साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा कि मछलियाँ 2 किस्म की होती हैं, दरियाई मछलियाँ हो सकती हैं या समुद्री मछलियाँ हो सकती हैं। इसका मतलब है जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में फ़िशेस पाई जाएंगी इनको हम दरियाई मछलियाँ कहेंगे, और जो समुद्री पानी में पाई जाएंगी इनको हम समुद्री मछलियों का नाम देंगे। बहरहाल हम अकॉर्डिंग टू ये टेक्स्ट बुक हम चलते हैं, तो हम जो एनिमल के हवाले से जो इन्वायरमेंट है इनकी हम 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। नंबर 1 इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो सकता है, यानी कि लैंड इन्वायरमेंट हो सकता है। नंबर 2 फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। और नंबर 3 मेरीन इन्वायरमेंट, अगेन एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। अब अगर हम पहले इन्वायरमेंट की बात करें, दैट इज़ मेरीन इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, तो मेरीन इन्वायरमेंट का मतलब है ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ है? ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट कम, यानी कि वाटर की अमाउंट। सेकंड कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें मेरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, तो अमंग वर्टिब्रेट्स अगर हम हैग फिशेस की बात करें, तो हैग फिशेस बेसिकली ये बिलोंग करती हैं ए ग्नेदा ग्रुप से। ए विदाउट को कहते हैं, ग्नेदा हम जाज को कहते हैं। तो ऐसी मछलियाँ जिनमें जबड़े नहीं होते, यानी कि जाज नहीं होते, इनको हम ए ग्नेदन्स कहते हैं। तो हैग फिशेस भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, यानी कि ये भी अपनी बॉडी को आइसोटोनिक कर लेती हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगेन वही वाली बात है, जितनी अमाउंट में वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा उतनी अमाउंट में वाटर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। थर्ड अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो थर्ड कैटेगरी में बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं। और कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें स्केलेटन कार्टिलेज का होता है, और ये भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली इनकी जो क्लास है इनको हम क्लास कॉन्ड्रिक थाइस में रखते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के वाले से जो कार्टिलेज के सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शार्क की, स्केट्स की, रेस की, तो ये एग्जांपल बन जाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। अगेन प्रॉब्लम वही है कि बॉडी फ्लूइड्स में साल्ट की अमाउंट कम है, इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की अमाउंट चूँकि ज़्यादा है, तो साल्ट्स कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर दाखिल होते रहेंगे। और दूसरा मसला वही है कि दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर लॉस की बात, कि बॉडी से पानी कॉन्टीन्यूसली बाहर जाता रहेगा। अब चूँकि साल्ट्स बॉडी के अंदर दाखिल होते रहते हैं, चूँकि इजाफी साल्ट्स का मसला है, तो इनकी जो किडनीज़ होती हैं, इनकी किडनी स्पेशलाइज्ड होती हैं कि ये साल्ट्स को बॉडी से रिमूव, यानी कि ब्लड से रिमूव करेंगी, और ब्लड से रिमूव करने के बाद ये साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करवा देंगी। लेकिन इनकी किडनीज़ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये साल्ट्स को बाय मीन्स ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकालती, बल्कि ये साल्ट्स को ब्लड से रिमूव करेंगी किडनीज़, और इन साल्ट्स को फिर पहुंचाया जाएगा गिल्स के पास, ताकि ये गिल्स एक्टिवली इन साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करें। अगेन एक्टिवली बार बार मैं बता चुका हूँ कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है इसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। तो एक तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पाई जाती है ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से कार्टिलेजिनस फिशेस में, वो इनकी किडनीज होगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनका, जो अगर आप इंटेस्टाइन का एंड देखें ना, तो यहाँ पे क्लोएका मौजूद है। क्लोएका के बिल्कुल एक करीब एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड एक्सेस साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय मींस ऑफ क्लोएका। अब अगर मैं क्लोएका की बात करूं तो क्लोएका हम कह सकते हैं दैट इज सिंगल कॉमन ओपनिंग फॉर रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एज वेल एज एक्सक्रीटरी वेस्ट
एज वेल एज रिप्रोडक्टिव मटीरियल। फॉर एग्जांपल हर किस्म का जो मटीरियल है वो बॉडी से जो रिमूव करवाना है, उसके लिए इन एनिमल्स के पास एक ही ओपनिंग, एक ही सुराख मौजूद होता है। उसी के ज़रिए फीसिस फजलात बॉडी से रिमूव किए जाएंगे, उसी के ज़रिए एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से रिमूव किया जाएगा, उसी के ज़रिए जो सीमन है यानी कि फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म ये बॉडी से रिमूव किया जाए। तो इस सिंगल कॉमन ओपनिंग को हम क्लोएका का नाम देते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 2 सेपरेट ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल एनस फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जबकि अगर हम यूरिथ्रा की बात करें जो पेशाब की नाली है तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि यूरिन की भी रिमूवल करवाएगी, प्लस हमारे जो जर्मिनल प्रोडक्ट हैं फॉर एग्जांपल सीमन है, इनकी रिमूवल के लिए भी यूरिथ्रा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लोएका नॉर्मली तौर पर बर्ड्स के अंदर, इसी तरह फ्रॉग की आप एग्जांपल ले सकते हैं, फिशेस के अंदर सिंगल कॉमन ओपनिंग पाई जाती है और इस क्लोएका के बिल्कुल करीब ये ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ रेक्टल ग्लैंड, जो कि इस वेस्ट मटीरियल को बॉडी से रिमूव करवाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4th कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जिनको कॉमनली हम एलास्मोब्रैंक्स कहते हैं। अब एलास्मोब्रैंक्स में बेसिकली शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स आ जाती हैं, रेज आ जाती हैं। अब अगेन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली शार्क की बात करूं तो अगेन वही वाली बात है, चूँकि मेरीन इन्वायरमेंट में है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर साल्ट की अमाउंट कम है, इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, तो साल्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टिन्यूसली बॉडी के अंदर दाखिल होते रहेंगे। और दूसरा वही मसला है कि वाटर बॉडी से रिमूव होके इन्वायरमेंट में जाता रहेगा। ये 2 प्रॉब्लम उसी तरह से चल रहे हैं। अब इनमें इन्होंने ऑस्मो रेगुलेट कैसे किया है या इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला है, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड्स में जो साल्ट्स की अमाउंट है इसको इंक्रीज़ करवाना शुरू कर देते हैं। अब देखें इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें साल्ट की अमाउंट कम है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रखा था दैट इज़ 0.65%, और इन्वायरमेंट में साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है जो हम लोगों ने रखा था दैट इज़ 3.5%। अब ये कोशिश करेंगे कि अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसे इक्वल ले आएँ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट की अमाउंट है, यानी कि ये बॉडी फ्लूइड्स में भी साल्ट की अमाउंट को इंक्रीज़ करवाना शुरू कर दें और इंक्रीज़ करवा के 0.65% से ये इंक्रीज़ करवा के 3.5% में साल्ट्स की अमाउंट को ले आएँ विद इन देयर बॉडी फ्लूइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंसंट्रेशन जो साल्ट्स की है ये इक्वल करेंगे, कोशिश करेंगे इक्वल किया जाए साल्ट की कंसंट्रेशन को टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चूँकि हम लोगों ने देखा है कि जब साल्ट्स की अमाउंट इक्वल हो जाती है बॉडी फ्लूइड के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तो तब आइसोटोनिक कंडीशन में ऑस्मो रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने साल्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करवाना शुरू किया तो स्टार्ट में इन्होंने एक कंपाउंड को अकोमुलेट करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी सेल्स के अंदर, अपनी बॉडी फ्लूइड के अंदर। दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड इज़ यूरिया। अब जब यूरिया को इन्होंने अकोमुलेट करना शुरू कर दिया, साल्ट कंसंट्रेशन का तो प्रॉब्लम इन्होंने क्लियर कर दिया कि इक्वल कर दी, लेकिन मसला ये है जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि यूरिया टॉक्सिक है। आप ज़्यादा देर के लिए यूरिया को अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करें। अब देखें अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की किडनीज फेल हो जाती हैं, यूरिया नहीं रिमूव करवा पाता, तो लाजमी तौर पर उसको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे अगर उसने सर्वाइव करना है। अदरवाइज़ अगर डायलिसिस नहीं करवाता तो कोमा की तरफ बात जाएगी, इवन बात डेथ की तरफ भी जा सकती है। चूँकि यूरिया टॉक्सिक था, अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि ज़्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर रहे, तो इन्होंने फिर यूरिया को चेंज किया लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर, या आप कह सकते हैं लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर, दैट इज़ TMAO, दैट इज़ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब बजाय इसके कि यूरिया को स्टोर किया जाए और कंसंट्रेशन को इक्वल किया जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को। दैट इज़ हाउ एलास्मोब्रैंक्स ऑस्मो रेगुलेट। 5वीं अगर हम कैटेगरी की तरफ चलें तो 5th अगर हम कैटेगरी की बात करें तो दीज आर बोनी फिशेस। और बोनी फिशेस आप लोगों को पता है ऐसी फिशेस जिसमें स्केलेटन बोन्स का होता है, और ये भी आप लोगों को पता है इनकी जो क्लास है ये कॉन्ट्रिक थाइस है। अब अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस में बेसिकली ये डिसेंडेंट हैं फ्रेश वाटर फिशेस की, यानी कि उतरी हैं या आप कह सकते हैं ये बनी हैं फ्रेश वाटर फिशेस से, उसके बाद ये माइग्रेट करके चले गई मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर।
अब भी कुछ मछलियाँ हैं जो दोनों जगह पे माइग्रेट करके पाई जाती हैं, यानी कि मेरीन इन्वायरमेंट में भी होती हैं और फ्रेश वाटर में, यानी कि मेरीन से फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, फ्रेश वाटर से मेरीन। फॉर एग्जांपल आप सालमन की एग्जांपल ले सकते हैं, आप लैम्प्रेज की एग्जांपल ले सकते हैं, पर ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब चूँकि ये मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, इनकी अगर मैं बोनी फिशेज़ के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करूँ, तो पहली तो बात ये है कि ये ड्रिंक करेंगी वाटर को, या ज़ाहिर बात है पानी पिएंगी। चूँकि वाटर लॉस होता जा रहा है बॉडी के थ्रू, तो पानी पीना इनकी मजबूरी है ताकि वाटर लॉस को कंपनसेट किया जा सके। दूसरा, जो इनकी किडनीज़ होंगी, इनकी किडनीज़ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, या आप कह सकते हैं आइसोटोनिक, या फिर आप कह सकते हैं आइसो ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि मैक्सिमम वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। अब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए इनकी अगर आप किडनीज़ लें, और किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन मौजूद होती हैं, ये अगर आप देखें तो ये ए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है। ए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का मतलब है कि इनमें ग्लोमेरुलस मौजूद नहीं है, ग्लोमेरुलस एब्सेंट है। जबकि इनके अगर आप नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट देखते हैं तो ट्यूबुलर पार्ट इनका लॉन्ग है, यानी कि ग्लोमेरुलस का काम चूँकि फ़िल्ट्रेशन होता है तो इतनी ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट लॉन्ग होने का मकसद ये होता है, चूँकि हम लोगों ने देखा था, बल्कि हम नेफ्रॉन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो इसी वजह से इनकी किडनीज़ में जो नेफ्रॉन पाई जाती हैं उनमें ट्यूबुलर पार्ट लॉन्ग होता है ताकि मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाए। चूँकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, तो जब मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो दैट इज़ हाउ ऑस्मो रेगुलेशन ऑकर इन केस ऑफ मेरीन इन्वायरमेंट। सेकंड, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो दैट इज़ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का मतलब है, मैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट्स की अमाउंट कम होगी, सॉल्वेंट यानी कि वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी। जो पानी आप नॉर्मली तौर पर हम लोग पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो बेसिकली हाइपोटोनिक की इन्वायरमेंट से हम लेते हैं। उनमें साल्ट की अमाउंट ना होने के बराबर होती है, पानी होता है, सॉल्वेंट ही होता है। अब अगर इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट के अंदर अमाउंट इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। अगर हम एनिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम फ़िश ले लेते हैं और फ़िश का हमें एक सेल ले लेते हैं, तो अगर हम एक सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसकी अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसमें साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात है, इन्वायरमेंट में साल्ट की अमाउंट कम है तो सेल के अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, और इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। अब अगेन अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे टू द मेरीन इन्वायरमेंट। जो अभी मैंने मेरीन इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स की बात की है, ये जो प्रॉब्लम इन एनिमल्स को फेस करने पड़ेंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये ऑपोजिट प्रॉब्लम होंगे टू द मेरीन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, पहला प्रॉब्लम होगा जी एंट्री ऑफ वाटर का थ्रो, आप गिल्स की बात कर सकते हैं या जनरल बॉडी सरफेस की बात कर सकते हैं। और ये जो एंट्री ऑफ वाटर होगा ये ऑटोमेटिकली पैसिव होगा, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखें, इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो ऑटोमेटिकली वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। वो चाहे गिल्स के थ्रू जाए, वो चाहे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू जाए। तो एक तो मसला ये हो गया। दूसरा मसला लॉस ऑफ साल्ट्स का है। अगेन पैसिव लॉस होगा साल्ट्स का, और ये जो पैसिव लॉस होगा साल्ट्स का थ्रू गिल्स। देखें, साल्ट्स की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट्स की अमाउंट कम है, तो ऑटोमेटिकली साल्ट्स बॉडी से इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर देंगे। तो ये जी दो प्रॉब्लम हैं जिनका सामना करना पड़ता है उन एनिमल्स को जो फ्रेश वाटर यानी कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो हम कैटेगरीज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली कैटेगरी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डिस्कस कर लेते हैं और प्रोटिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पैरामीशियम की आप बात कर लें। अब पैरामीशियम चूँकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर में इन पैरामीशियम के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर में अगेन वही वाली बात है, चूँकि इन्वायरमेंट में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है, तो इन्वायरमेंट से चूँकि कॉन्टिन्यूसली वाटर बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर दाखिल होता जा रहा है, तो अगेन प्रॉब्लम वही है कि एंट्री ऑफ वाटर का या एक्सेस साल्ट
वाटर का प्रॉब्लम है, तो जब एक्सेस वाटर होगा तो इस एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होगी जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये इस एक्सेस वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करवाएगा। सेकंड, अगर हम कैटेगरी की बात करें, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, और वर्टिब्रेट्स में भी हम अगर फिशेस को डिस्कस करें, चूँकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने फ़िश को डिस्कस किया, तो इसमें भी अगर हम फ़िश को डिस्कस करें तो ऐसी मछलियाँ जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, नंबर वन जो काम ये करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक हो गया, तो इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी कॉन्टिन्यूसली बॉडी के अंदर दाखिल होता जा रहा है बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस। पानी पहली ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी जो किडनीज़ होती हैं, किडनीज स्पेशलाइज्ड होती हैं ताकि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाए। डाइल्यूट यूरिन इसलिए प्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता जा रहा है, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी को बॉडी से बाहर निकालना है, तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन करवाई जाएगी। अब इनकी जो किडनीज़ होती हैं, इनकी जो किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसमें अगर आप ग्लोमेरुलस को देखें तो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट लार्ज होगा, ब्रॉड होगा, ताकि मैक्सिमम फिल्ट्रेशन की जाए, और जो ट्यूबुलर पार्ट होगा नेफ्रॉन का ये शॉर्ट होगा ताकि मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन की जाए। तीसरी, अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो ये ऐसी फूड को खाना पसंद करती हैं जिसके अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, ताकि जो साल्ट लॉस हो रहा है बॉडी के थ्रू उसको कंपनसेट किया जा सके। थर्ड, अगर मैं इन्वायरमेंट की तरफ चलूँ तो दैट इज़ आवर ट्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एनिमल्स के हवाले से, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर मौजूद हैं, इस इन्वायरमेंट को हम ट्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। देखें, एनिमल अगर वाटर के अंदर मौजूद है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मेरीन वाटर हो, तो इसे वाटर शॉर्टेज का तो कम से कम सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लैंड के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये डिहाइड्रेशन का है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एनिमल लैंड के ऊपर मौजूद है, ऊपर से सनलाइट पड़ती जा रही है, वाटर एवेपोरेट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से वाटर लॉस होता जाएगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी के अंदर पानी की कमी होती जाएगी। इसको हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एनिमल के लिए पानी हर जगह पे मौजूद नहीं होता। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा तो ये होता है कि टैंकी फुल है, पानी पड़ा हुआ है, हमें पता होता है जब हमें प्यास लगेगी हम पानी पी लेंगे। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं होता, एनिमल्स को एक प्रॉपर जगह पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉडी है, रिवर है, दरिया है, उसके किनारे वो जाएगा, वहाँ पे जाके पानी पिएगा। और एनिमल्स, तमाम एनिमल्स को पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता। तो लैंड के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो डिहाइड्रेशन का मसला आता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दो ग्रुप्स ऐसे हैं एनिमल के जिन्होंने सक्सेसफुली अडेप्ट किया अपने आप को टू द लैंड इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू द लैंड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो ये आर्थ्रोपोड्स हैं, और अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो ये वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को ढाला है टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आर्थ्रोपोड्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन पाई जाती है कि इनके पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में मैं जाकर डिस्कस करवाऊंगा, कि बल्कि फ़र्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता है जो वैक्सीज हैं ये लिपिड्स हैं, और लिपिड्स बेसिकली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, इसी वजह से ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सोस्केलेटन के साथ साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मोस्टली ये मॉइस्ट जगहों पे रहना पसंद करते हैं, गीली जगहों पे, सायादार जगहों पे, नमी वाली जगहों पे रहना पसंद करते हैं, ताकि मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए एनवायरनमेंट से, और वाटर लॉस को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। सेकंड ग्रुप की तरफ अगर हम आए, वर्टिब्रेट्स की तरफ आएँ, तो वर्टिब्रेट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इवॉल्व की है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर्ड कैरेटिनाइज्ड स्किन। यानी कि कैरेटिन की स्किन बन गई, जिसको आप कॉमनली आप खाल कह सकते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर भी कैरेटिन होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कैरेटिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे नेल्स हैं, ये कैरेटिन के बने हुए, ये जो पाम है, हथेली है, इसमें थोड़ी सी कैरेटिन है। और इसी तरह से आप हेयर की बात कर लें। इसके अलावा हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड बेसिकली स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमें तो पसीना आता है, लेकिन अगर आप डॉग्स की बात कर लें, बफलो की बात कर लें, शीप की बात कर लें, गोट की बात कर लें, इनके अगर आप
स्किन देखते हैं तो स्किन में बेसिकली खाल पाई जाती है और ये मल्टी लेयर्ड कैराटिनाइज स्किन है और ये इम्परमेबल होती है टू वाटर लॉस। और नॉर्मली तौर पर आप लोगों ने देखा होगा इनको पसीना भी नहीं आता इन एनिमल्स को। और नॉर्मली तौर पर इनके अंदर एक फिनोमिनन पाया जाता है दैट इज़ नॉन एज पैंटिंग। डॉग्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी करेंगे कि ये ज़ुबान के थ्रू हीट एक्सचेंज करते हैं। नॉर्मली तौर पर इनकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद नहीं होते। और ये जो मल्टी लेयर्ड कैरेटिनाइज स्किन है ये इसीलिए बनी है ताकि एनिमल वाटर लॉस को प्रिवेंट करे। चूँकि अगर वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता, वाटर शॉर्टेज होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसकी वजह से एनिमल की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, थर्ड अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस भी पाई जाती हैं। ये भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के एंड वाले टॉपिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे कि एनिमल अपने रवैये में तब्दीली लेके आता है। यानी कि नॉर्मली तौर पर आप लोगों को पता होता है अगर शदीद गर्मी है तो एनिमल कोशिश करते हैं छुपे रहें, सायादार जगहों पर, नमी वाली जगहों पर, गीली जगहों पर, या कुछ एनिमल्स होते हैं जो बरोस के अंदर चले जाते हैं, अपनी बिलों के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। या कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज कर लेते हैं, बॉडी शेप को चेंज कर लेते हैं ताकि अपनी बॉडी को मिनिमम एक्सपोज किया जाए टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इंशाल्लाह लास्ट में जाके मैं डिस्कस करवाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ अडेप्टेशन की बात करूं ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, तो इन एनिमल्स के पास किडनीज़ मौजूद होती हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी अगेन किडनीज़ वाले टॉपिक में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि हमारी किडनीज़ इस तरह से अडेप्टेड होती हैं, अगर वाटर की शॉर्टेज है तो वाटर को कंजर्व करेंगी, और अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो वाटर को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाएगा। एक एग्जांपल जो कि आपकी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की गई है दैट इज़ ऑफ कैंगरू रैट। और अगर कैंगरू रैट का मैं साइंटिफिक नेम यूज़ करूं तो दैट इज़ डाइपोडिमस ऑर्डाई। अब ये जो कैंगरू रैट होता है ये सर्वाइव करता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ये पानी नहीं पीता, और पानी पिए बगैर ये सर्वाइव करेगा। और सर्वाइव कहाँ पे करेगा? डेजर्ट के अंदर। अब सर्वाइव कैसे करता है कि डेजर्ट के अंदर जो डेजर्ट सीड्स पाए जाते हैं ये इन डेजर्ट सीड्स को खाता है। अब इन डेजर्ट सीड्स के अंदर जारी बात है सीड्स हैं, सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स का आप लोगों ने देखा था जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होता है। अगर आप इक्वेशन देख लें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म की, दैट C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 36 ATP। तो ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं इनको हम वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है, दैट इज़ एनहाइड्रोबायसिस। एनहाइड्रोबायसिस हम डिफ़ाइन करते हैं एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये एक सर्टन लिमिट तक डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी सी अमाउंट में वाटर बॉडी से बाहर निकला तो एनिमल की डेथ हो जाए, किसी न किसी हद तक ये टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को, और इस कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन को हम एनहाइड्रोबायसिस का नाम देते हैं। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।